हेलो स्टूडेंट, मैं संजय सिंह। मैं आपको फिजिक्स क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ाऊंगा और मैं पिछले करीब 10 सालों से पढ़ा भी रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेस मेरी चलती थी, लेकिन मैं अभी जो है कि ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हूं आपके इसी चैनल पर। तो पूरी फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा और जो है कि 1 बाय 1 टॉपिक को मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊँगा। और रेगुलर आप हमको फॉलो करिए। रेगुलर आप वीडियो के मेरे जितने वीडियो जाते हैं सारे वीडियो को पूरा देखिए और आप कहीं से निराश नहीं होंगे। और उम्मीद है कि आप जब भी लाएंगे 95 प्लस ही लेकर के मेरे फिजिक्स में आएंगे। ऐसा मेरा रिकॉर्ड भी रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंगों में पढ़ते थे वो जो है कि 99 मार्क्स भी लाए हैं फिजिक्स में। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस रेगुलर फॉलो करने की बात है। आप रेगुलर फॉलो करेंगे हमको और रेगुलर सारे वीडियोज़ मेरे देखते जाएंगे तो निश्चित रूप से जिस समय आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको मेरी बातें याद भी आएंगी। मैं आज आपको पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करूंगा जिसमें कि कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र है। तो कूलाम के नियम और वैद्युत क्षेत्र में टॉपिक में तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में मैं आपको जो है कि आवेश का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, चार्ज के कॉन्सेप्ट के हिसाब को देखा जाए तो चार्ज में यदि इसके कई सारे सिद्धांत हैं चार्ज को बताने के लिए कि चार्ज को इलेक्ट्रॉनिक्स के आधार पर, यदि इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल के आधार पर उसको समझाया जाए कि चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल क्या है। और जो है कि इसका एक फोटॉनिक प्रिंसिपल भी है। तो फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर चार्ज को बता रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। दोनों ही जो है कि जो भी टाइप्स हैं उस टाइप में उनमें क्या रिलेशन होते हैं, उनके कितने मान होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग में मैं आपको समझाऊंगा। तो वैद्युत आवेश का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे, आप पिछले कक्षाओं में पढ़े, आप क्लास 12 पढ़ रहे हैं तो आप पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि परमाणु होता है। परमाणु एटम जो भी होता है, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना भी आप जानते होंगे। हमने कोई भी एक एटम ले लिया, सपोज दैट हमने सोडियम को ले लिया, सोडियम 11 होता है। 11 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8 और 1 आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपके अलग अलग कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन रखे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश है। इंडिविजुअली यदि वो इस सोडियम को छोड़ करके चले जाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मतलब उसके साथ उसके जो उसका सेल है सोडियम का, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 8 हो गए, इसमें 1 हो गए। तो ये जब यहाँ से छोड़ करके चला जाता है इस कक्षा को तो वो जो है इलेक्ट्रॉन है, वही आवेश हो जाता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन है लेकिन यही क्या है, आवेश है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यही है। और आवेश को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये धन आवेश और ऋण आवेश 2 होते हैं। धन आवेश और ऋण आवेश 2 टाइप के होते हैं। धन आवेश में हम लोग जो इसके न्यूक्लियस में, सोडियम के न्यूक्लियस में जो इसके प्रोटॉन, आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो न्यूट्रॉन हो तो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये एक तरीके से आपका धन आवेश का काम करता है। जो प्रोटॉन है क्या होता है, धन आवेश होता है, प्रोटॉन। ठीक है, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है कि ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश। तो धन आवेश और ऋण आवेश का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है यहीं से आता है। बहुत कुछ विशेष अंतर नहीं है दोनों में। वैल्यूज की भी बात करते हैं तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस आपके -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। यही चीज प्रोटॉन में वैल्यू सेम होती है, बस केवल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये प्लस में होता है और ये क्या होता है, माइनस में होता है। चार्ज में इतने ही अंतर है धन आवेश और ऋण आवेश को लेकर के। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी इतना ही है। फोटॉनिक सिद्धांत भी क्या है उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए कि फोटॉन क्या होते हैं। फोटॉन्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, पढ़े तो होंगे इस संबंध में। मतलब आप जानते हैं कि जो लाइट होती है, लाइट का बिहेवियर 2 टाइप का होता है। एक लाइट की जो है कि एक लाइट का वेव नेचर होता है। वेव नेचर का मतलब लाइट कैसी है, एक तरंग के रूप में है। दूसरा इसका जो है कि नेचर होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर।
तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, वेव नेचर इसके फोटॉनिक्स जो फोटॉनिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन का, वेव नेचर नहीं डिसाइड करता है, वो पार्टिकल नेचर डिसाइड करता है। जैसा जानते हैं कि सनलाइट जब आती है तो किसी सरफेस पर, किसी मेटालिक सरफेस पर जब वो गिरती है, टकराती है, तो टकराने के बाद क्या करता है, मेटालिक सरफेस हीट अप होता है। और मेटालिक सरफेस यदि कोई एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल इन द सेंस कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लाइक दैट, तो वहाँ पे आपको उसके इलेक्ट्रॉन को कुछ जो हीट, जैसे कि मान लेते हैं ये एक सरफेस है मेटल का, ठीक है, इस पे सनलाइट आकर के गिर रही है, तो सनलाइट जो आती है, एक्चुअली सनलाइट में जो वेव है उसमें वो फोटॉन्स, मतलब जो वेव नेचर ऑफ लाइट है, ठीक है, तरंग प्रकृति है जो प्रकाश की, उसके अलावा उसके अंदर जो पार्टिकल नेचर है, प्रकाश के अंदर जो पार्टिकल है, कि पार्टिकल जब एनर्जी के बंडल के रूप में आते हैं, जो प्रकाश में एनर्जी के बंडल के रूप में आते हैं, उसको ही हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। ये फोटॉन जब किसी मेटालिक सरफेस पर आकर के गिरते हैं, तो मेटालिक सरफेस पर, और इन फोटॉन्स के बारे में बता दूं कि इनके पास एनर्जी होती है एच न्यू। ये भी आप आगे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि एच न्यू क्या है। एच प्लैंक कांस्टेंट होता है, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो फ्रीक्वेंसी से वो लाइट आ रही है। इस एनर्जी को ला करके ये फोटॉन जो है सरफेस को दे देता है। इस सरफेस के अंदर भाई कोई भी यदि मेटल है, सपोज दैट ये सोडियम का मेटल है, कॉपर का ही मेटल ले लीजिए, कॉपर का ही सरफेस ले लेते हैं हम लोग, या आयरन का ही सल्फेट ले लेते हैं, एल्युमिनियम का, कोई किसी का भी सरफेस ले लेते हैं। तो जब इस एल्युमिनियम के जो एटम्स है इसके अंदर, भाई एटम से ही मिलकर के क्या बनता है, अब सॉरी, एटम से मिलकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से उस मटेरियल का निर्माण होता है। तो जो एटम्स हैं, और एटम्स के अंदर आपको भी मैंने बताया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब वो आकर के, ये फोटॉन एनर्जी आकर के इस सरफेस पर टकराता है और अपनी एनर्जी को इस परमाणु को दे देता है, तो उस परमाणु के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी पा जाते हैं। उनके जो ग्राउंड स्टेट की लेवल, मतलब एनर्जी होती है, उससे ज़्यादा एनर्जी पा जाते हैं, और उस एनर्जी को पा करके यहाँ से इसके सरफेस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो है कि फोटॉनिक जो है कॉन्सेप्ट है, मतलब फोटो कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, जैसे वो भी कह लीजिए, फोटॉनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है कि जिस तरीके से एनर्जी है, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, कि मैं आपका जो यूनिवर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यूनिवर्स में आपका पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वह दो चीज़ों से बना हुआ है। एक है एनर्जी, एक एनर्जी है, और दूसरा क्या है, मैटर है। मैटर और एनर्जी, ये दो चीज़ों से हमारा पूरा का पूरा जो है कि यूनिवर्स बना हुआ है। तो जिस तरीके से मैटर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जिस तरीके से एनर्जी को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते, तो उस तरीके से हम लोग आवेश को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आवेश भी कंजर्व होता है जिस तरीके से एनर्जी और मैटर कंजर्व होता है। हाँ, इसके एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की संभावना होती है, वो बदलता भी है। एनर्जी कन्वर्टेबल होता है। आप देखिए, आप क्लास 9 में पढ़ते हैं फिजिक्स में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जब बताया जाता है कि एक मैग्नेटिक एनर्जी जब हाइट से कोई बॉल गिर रही होती है, तो वहाँ पर हाइट पर उसके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे जैसे नीचे आ रही होती है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही होती है। तो कुछ ग्राउंड से कुछ ऊपर पर उसके पास दोनों एनर्जी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और जब ग्राउंड पे आ जाती है तो जिस स्पीड से टकराती है उस स्पीड के समय उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब कि एनर्जी कंजर्व है, एनर्जी बदलती नहीं है, सारी एनर्जी आपस में क्या होती है, सेम होती है। उसी तरीके से एनर्जी का जिस तरीके से संरक्षण होता है, ऊर्जा का जिस तरीके से संरक्षण होता है, उसी तरीके से आवेश का भी संरक्षण होता है। ठीक है। और आवेश के बारे में यदि हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट और उस पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स भी छोटे मोटे आ जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कैसे होता है। जैसा कि मैं यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग 1.6 × 10। देखिए, मैं यहाँ साइन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब अंडरस्टूड है कि माइनस है। माइनस लिखा नहीं जाता है नॉर्मली। आप यदि डिसाइड लिखना ही है, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तब आप इसको प्रिफर करिएगा, जरूर से माइनस लगाइएगा।
अदरवाइज नॉर्मली ऐसे जब हम लोग लिखेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का जो चार्ज है। अच्छा, ये कूलाम क्या है? कूलाम उसका जो चार्ज होता है, जो आवेश है, इस चार्ज की यूनिट है। यूनिट है क्या? कूलाम। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। कूलाम, और कूलाम को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कहेंगे कूलाम आता कैसे है, तो ऐसे हम देख सकते हैं। थोड़ा सा पीछे जाए, क्लास 8th में आप चले जाइए, बहुत पीछे यदि ये जाना चाहते हैं नहीं, क्लास 10th में चले जाइए। आपको ये फार्मूला पढ़ाया गया है, I = Q/T। ये आप पढ़ेंगे, I = Q/T पढ़े हुए हैं, जिसमें ये Q जो है आपका चार्ज ही होता है। अब आप कहेंगे कि चार्ज का जो मात्रक है कूलाम, ये आया कहाँ से, तो हम कह देंगे कि ये यहाँ से आया। Q = I/T। I की यूनिट क्या है? एम्पियर, और T का क्या है? सेकेंड। एम्पियर और सेकेंड, ये जो आपका एम्पियर और सेकेंड है, एम्पियर आप जानते हैं आपका ये मूल मात्रक है, इसको तो आप नहीं बदल सकते। टाइम भी क्या है? मूल मात्रक ही है। सेकेंड भी क्या है? मूल मात्रक ही है। तो इस तरीके से आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम, वो कूलाम जो है कि एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम लोग कूलाम बोलते हैं। ठीक है, तो कूलाम कोई हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ये एक जो है कि डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव यूनिट है, जो कि एम्पियर इंटू सेकेंड से आता है। और एम्पियर और सेकेंड ये दोनों के दोनों जो है कि फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, तो यहीं से कूलाम आता है, चार्ज की यूनिट। अब मैं थोड़ी सी बात कर रहा था इसकी कि जो चार्ज है आपका, जो 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम ऐसे है, उसका फार्मूला कैसे आ जाता है। जैसे कि हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतने चार्जेस हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का। यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 से क्या कर देना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, और यदि हम कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा। यदि कोई रहेगा कि नहीं कहीं पे मेरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, तो आप जो है कि कमेंट्स में भी हमको रिप्लाई दे दीजिएगा। हम जो भी सुधार करना होगा हम सुधार कर लेंगे, आप परेशान ना हो, लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, यहाँ से नहीं, कहीं से नहीं नुकसान होगा। यदि हम इसी तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालते जाएं ये चीज़ें, ठीक है, तो हम कहीं आकर कहेंगे कि हम n इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए यदि हम निकालने जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम करना पड़ेगा। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन के लिए n इंटू ई ही क्या है, ये देखा जाए तो ये क्या है? कूलाम है। कूलाम क्या है? चार्ज का मात्रक है। तो इसी को हम लोग किससे दिखाते हैं? Q से। थोड़ा सा इसको बता दें कि जो आवेश है, आवेश को हम लोग Q से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो n इंटू ई है, ये क्या है? चार्ज ही है, आवेश ही है, तो इसको हम लोग Q से भी डिनोट कर सकते हैं। मतलब यदि हम इसको कहें Q बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, तो कोई दिक्कत नहीं है। Q बराबर ए है किसकी वैल्यू? एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। अब देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो Q बराबर क्या हो जाता है? n इंटू ई हो जाता है। ये फार्मूला आपको निकल के आ जाता है। इस पर कुछ सवाल छोटे मोटे आ जाते हैं। ऐसे सवाल होते हैं जैसे कि एक धातु है और उस पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, उसकी नॉर्मल अवस्था से 10 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या 5 इलेक्ट्रॉन कम है, तो बताइए कि उस पर चार्ज जो है कि कितना है, और साथ ही साथ ये पूछ देता है कि उसकी प्रकृति क्या है। तो जब भी आप देखिए कि जब कहे कि इलेक्ट्रॉन अधिक है, जब क्या कहे कि इलेक्ट्रॉन अधिक है, यदि इलेक्ट्रॉन अधिक है तो निश्चित रूप से उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, डाउट तो नहीं होना चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो कैसा हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन कम है नॉर्मल पोजीशन से, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। यदि कम है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। सही, इलेक्ट्रॉन यदि दे दिया है तो इसका मतलब वो कैसा हो गया होगा? पॉजिटिव। तो आप सवाल से ही देख कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन अधिक कर रहा है कि कम कर रहा है, तो आप उस मेटल का या उस पदार्थ पे, उस पदार्थ की प्रकृति को बता सकते हैं कि वो धनावेशित होता है कि ऋणावेशित होता है। तो इस तरह के इसमें सवाल भी होते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। और यदि तेज लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो मैं और धीरे भी कर दूंगा थोड़ा, या तो एक आध सवाल ही इस पे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा
कि एक पदार्थ है जिस पर सामान्य से 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो पदार्थ पर आवेश एवं उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या लगाना है, Q बराबर, आप सोल्यूशन के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे सोल्यूशन करें। जब भी कोई सवाल आप सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें जो गिवन डाटा है उसको आप लिख लीजिए कि ये चीज़ें हमको दी गई है। इससे क्या होता है कि सवाल में जो चीज़ पूछी जा रही है उसको क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, और जो चीज़ें दी गई हैं उनको आप ऐसे दिया है करके लिख लीजिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको उस फार्मूले पर, उस पर्टिकुलर फार्मूले पे जाने में बहुत आसानी होती है। आसानी से जाकर के उस पर्टिकुलर फार्मूले पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, और जो n की वैल्यू है वो कितनी बात कर रहा है, 3। तो ये हो गया आपका 3। आपको निकालना क्या है, Q निकालना है, तो Q क्वेश्चन मार्क लगा लिए। अब Q बराबर होता क्या है, आपको मालूम है, Q बराबर n × E होता है। n की वैल्यू आप रख लिए 3 और Q की वैल्यू रख लिए 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो हो गया 4.8 × 10⁻⁹ कूलम। अब इसमें ये चीज देखना है कि इसका नेचर कैसा होगा, मतलब इसका नेचर पॉजिटिव होगा, मतलब उस पे जो पदार्थ है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की इतनी अधिकता है, ये वर्ड आपको चूज करना है। अधिकता है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब कि जो पदार्थ है, पदार्थ की प्रकृति क्या हो जाएगी, पदार्थ की प्रकृति हो जाएगी ऋण आवेशित। ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से आप इसके सवाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलेंगे कूलाम के नियम पर। बेसिकली देखा जाए तो इतनी सारी चीजें जो बताई जाती हैं चार्ज के कॉन्सेप्ट में, या फिर इसके, तो थोड़ा सा इसलिए कि आप लोग चार्ज को के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि चार्ज होता क्या है। और जो बिल्ली की खाल और आपनूस की छड़ या रेशम या ऐसा कुछ जो रगड़ करके उस पर चार्ज आने और जाने का, तो वो बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, समझाने का मतलब वही है। मैंने आपको केवल 2 कॉन्सेप्ट बताया, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बताया, एक फोटॉनिक कॉन्सेप्ट बताया, जो कि आप ज़्यादा हमें लगता है कि उसको अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि आपके पास ये चीज़ें आप एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े होते हैं, और यदि देखा जाए तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट भी आप पढ़े ही होते हैं, यदि लाइट पढ़े हुए हैं तो इसको समझना थोड़ा आसान होता है। बिल्ली की खाल, आपने उसकी छड़, ये सब चीज़ें आपको बाई प्रैक्टिकली मिलती नहीं है, आपके लैब में नहीं मिलती है, और ना ही आपके डेली लाइफ यूजेस में आपने कभी इस्तेमाल की होती है। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th में इसको बताया जाता है कि किस तरीके से आवेश की उत्पत्ति हुई, मतलब एक नई फिजिक्स की दुनिया में एक नई राशि का जो है कि किस तरीके से वो राशि पैदा हुई, उत्पन्न हुई, इसका कॉन्सेप्ट बताता है वो। आपने उसके छड़, बिल्ली की खाल, रेशम और ये सब की उनको आपस में रगड़ देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, दूसरा दे देता है, तो एक पर धन आवेश आ जाता है, एक पर ऋण आवेश आ जाता है। तो दोनों ही क्या करते हैं कि जो हल्की वस्तुएं होती है, जैसे कागज के पतले पतले टुकड़े या टिन के, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती हैं। आप कॉम्बिंग करते हैं बालों में, आप देखिए कंघी से बाल झाड़ते हैं, आपके बाल बिल्कुल ड्राई हैं, सूखे हुए हैं, तो आप थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे कंघी अब ये कर लेते हैं, तो उसके बाद आप देखते हैं कि आपके बाल भी चार्जेबल रहते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर के जाते हैं तो बाल ऐसे क्या हो जाते हैं, ऐसे खड़े होने लगते हैं। ऐसा भी आप लोग बाई प्रैक्टिकली देखते हैं। तो वो ये जो घटनाएं हो रही हैं आपके साथ, ये घटनाएं आवेश के कारण ही हो रही हैं। आवेश वहाँ उत्पन्न हो जा रहा है। उत्पन्न होने का मतलब आवेश तो हर पदार्थ में है ही, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के रूप में, लेकिन वो उस पदार्थ की सतह पे आ जाता है। जब सतह पे आ जाता है तब उसका एक्शन हमको दिखाई देने लगता है, जैसा कि मैंने अभी कल ही वाला एग्जाम्पल दिया। आप किसी रेशमी कपड़े को बहुत बार अपने हाथों से ही रगड़ दीजिए, लगातार रगड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो भी चार्ज हो जाता है, या आपका हाथ ही चार्ज हो जाता है, जो कि छोटी छोटी चीज़ों को क्या करता है, खींचने लगता है। तो वो क्या होता है, इसलिए कि उस पर से चार्ज आपके हाथों पर ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से वो हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके बुक में पढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।